होल्डिंग का फर्स्ट प्रॉब्लम है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे 16,000 को अंडरलाइन करनी है, ₹10 और 31 मार्च को। यहाँ पे ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड ये सब्सिडरी कंपनी है। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन दैट डेट वर एज अंडर। नीचे है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे शेयर कैपिटल, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 को अंडरलाइन करना है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल इंक्लूडिंग ₹3,000 टू ए लिमिटेड, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए लिमिटेड बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये अमाउंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडिंग ₹3,000 फ्रॉम बी लिमिटेड, कैश एट बैंक। यहाँ पे बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल का इंटर कंपनी ओविंग्स होता है। अगर ए के लिए बिल्स पेएबल है तो वही अमाउंट बी के लिए बिल्स रिसीवेबल होगी। अगर ए के लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स है वही अमाउंट बी लिमिटेड के लिए सन्ड्री डेटर्स हो सकती है। एडजस्टमेंट, the directors are advised that land and building of B limited are undervalued by ₹20,000। यहाँ पे land and building को टिक करना है। and plant and machinery of B limited are overvalued by ₹10,000। plant and machinery को टिक होगा। their assets have to be adjusted accordingly। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड ₹12,000 ड्यू टू बी लिमिटेड। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स को टिक मार्क होनी चाहिए और सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को भी टिक होगा। अगर बिल्स पेएबल के ऊपर एडजस्टमेंट है तो वही एडजस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल के ऊपर होगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो वही एडजस्टमेंट सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी होगी। यहाँ पे हमें वर्किंग नोट बनानी है। पहले फर्स्ट हम रेशो कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाना है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ए लिमिटेड है और सेकंड कॉलम बी लिमिटेड है। ए मतलब होल्डिंग कंपनी और बी मतलब सब्सिडरी कंपनी। यहाँ पे लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है ए लिमिटेड का 5 लाख और बी लिमिटेड का कैपिटल है 2 लाख। हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सेकेंड कॉलम का कैपिटल देखना है, मतलब सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल देखना है और ये पर शेयर प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सेकेंड कॉलम मतलब सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल हम देखने वाले हैं। वो कैपिटल है 2 लाख डिवाइडेड बाय, वहाँ पे पर शेयर प्राइस दी थी ₹10। 10 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे 20,000। अभी 20,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे ए लिमिटेड एक्वायर्ड 16,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब ए ने 16,000 शेयर्स लिए हैं, इसलिए यहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ए लिमिटेड के शेयर से 16,000। अगर 20,000 ए लिमिटेड के शेयर से तो रिमेनिंग अमाउंट होगी यहाँ पे 4,000। कैसे अमाउंट आई है? 20,000 माइनस 16,000। ए लिमिटेड के शेयर्स हो गए 16,000, बी लिमिटेड के शेयर्स हमें मिले हैं 4,000। यहाँ पे रेशो निकालना है। रेशो 16,000 इज टू 4,000। 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। हमें रेशो मिल गया है 4:1। उसके बाद ये अमाउंट
16,000 इंटू हमारी पर शेयर प्राइस थी 10, यहाँ पे आ गया 1,60,000 और 4,000 इंटू 10 हमें प्राइस मिल गई 40,000। मतलब ये जो है 1,60,000 और 40,000 ये हमें फेस वैल्यू मिल गई है, ये भी फेस वैल्यू है। ये फेस वैल्यू 1,60,000 जब हम गुडविल की वर्किंग नोट बनाएंगे तब हमें ये वैल्यू पुट करनी होगी, और 40,000 जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बनाएंगे तब हमें 40,000 वैल्यू पुट करनी है। मतलब इस वर्किंग नोट से हमें रेशो मिल गया है 4:1 और गुडविल की फेस वैल्यू हमें मिली है 1,60,000 और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए हमें फेस वैल्यू मिली है 40,000। सेकेंड स्टेप में हमें स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट का वर्किंग नोट करना है। यहाँ पे प्री पीरियड हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो हम ये फॉर्मेट बना के लेते हैं। अभी ये फॉर्मेट हर एक प्रॉब्लम के लिए यूजफुल है। यहाँ पे जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल का अमाउंट आएगा। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद अगर कुछ जनरल रिजर्व होगा तो वो यहाँ पे आ सकता है ऐड जनरल रिजर्व। यहाँ पे ऐड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर क्रेडिट बैलेंस है 1 अप्रैल का तो वो अमाउंट आएगी। यहाँ पे 1 अप्रैल के बाद अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो अमाउंट आ सकती है। लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है तो वो आ सकता है। अंडर वैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, अगर फिक्स्ड एसेट एप्रिसिएशन हुई है या फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन हुई है तो वो यहाँ पे एडलेस हो सकती है। सब प्रॉब्लम के लिए एक ही फॉर्मेट बना लेना है। मतलब हर एक प्रॉब्लम के लिए आपको ये फॉर्मेट सेम रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। कुछ वैल्यू कुछ प्रॉब्लम में आ सकती है, कुछ वैल्यू कुछ प्रॉब्लम में नहीं आएंगी। इसके बाद ये कैलकुलेशन करने के बाद अगर पॉजिटिव आंसर आता है, प्लस आंसर आता है तो हमें कैपिटल प्रॉफिट मिलेगा। निगेटिव आंसर आता है, माइनस आंसर आता है तो वो हमारा कैपिटल लॉस हो जाएगा। अभी ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट हमें करना है यहाँ पे ईयर एंडिंग लेना है। हमारा ईयर एंडिंग है, बैलेंस शीट की डेट हमें दी है 31 मार्च 2020। ये हमारी बैलेंस शीट की डेट है। इसका ओपनिंग क्या आएगा? ओपनिंग डेट क्या हो सकती है? 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग डेट है। क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020। अभी यहाँ पे हमें जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग करना है। ये हमारी सेपरेट वर्किंग नोट होगी। अभी यहाँ पे अगर 1 अप्रैल 2019 का जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो यहाँ पे आएगा। 31 मार्च का अगर कुछ दिया है तो वो यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे शेयर्स कब एक्वायर्ड हुए हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 31 मार्च 2020। मतलब बैलेंस शीट की डेट और शेयर्स एक्वायर्ड की डेट सेम है, लेकिन आगे के प्रॉब्लम में ये डेट अलग भी हो सकती है। अभी यहाँ पे सेम है, मतलब 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट की डेट सेम है। यहाँ पे जनरल रिजर्व हमें सब्सिडरी कंपनी का देखना है, मतलब सेकेंड कॉलम का देखना है। यहाँ पे जनरल रिजर्व की अमाउंट है 1,20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट हमें यहाँ पे मिल रही है 36,000। हमें होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का वर्किंग करना है। जनरल रिजर्व हमें 31 मार्च का मिला है 1,20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है हमारे यहाँ 36,000। यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम में ऐसे कैलकुलेशन होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम में नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसलिए ये सिंपल प्रॉब्लम दिया है। अभी यहाँ पे 1,20,000 और 36,000 ये दोनों भी अमाउंट हमें कैपिटल प्रॉफिट के लिए यूजफुल है। ये अमाउंट और ये अमाउंट अगर कुछ वर्किंग होता है, मतलब प्री का पीरियड होता है, पोस्ट का पीरियड होता है, तो उसमें फिर प्री की अमाउंट कैपिटल प्रॉफिट में जाएगी, पोस्ट की अमाउंट रेवेन्यू प्रॉफिट में जाएगी।
मतलब हमें जनरल रिजर्व मिल गया है 1 अप्रैल का, तो नहीं, हमें अभी यहाँ पे जनरल रिजर्व है 31 मार्च 2020 का जनरल रिजर्व मिला है हमें। वर्किंग नोट जो हमने बनाई थी 1,20,000। उसके बाद 1 अप्रैल का नहीं है, ये अमाउंट फुलफिल कर ली है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 1 अप्रैल का नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस है 36,000। ये अमाउंट इसकी है, ये अमाउंट इसकी है। उसके बाद लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस हमारे में प्रॉब्लम में नहीं है। अंडर वैल्यूएशन और एप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में द डायरेक्टर्स आर एडवाइज दैट लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड आर अंडर वैल्यूड, मतलब ये अमाउंट अंडर वैल्यूड 20,000 आएगी और प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड ₹10,000। अंडर वैल्यूएशन 20,000, ओवर वैल्यूएशन के अमाउंट है 10,000। अभी ये सब प्लस है, सिर्फ ये तीनों को ऐड करना है, यहाँ पे देखना है प्लस माइनस का साइन। ये सब ऐड हो जाएगा 1,20,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 और यहाँ पे 10,000 रुपीज माइनस करना है। वर्किंग नोट कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आएगी 1,66,000। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो कैपिटल प्रॉफिट, निगेटिव आंसर आता है तो कैपिटल लॉस। अभी ये 1,60,000 दोनों को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैपिटल प्रॉफिट हमें मिला है 1,66,000, जो हमारा रेशो था, रेशो क्या था 4:1। अभी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी 1,66,000 को हमें 4:1 रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। वो अमाउंट हमारी आने वाली है 1,32,800 और यहाँ की अमाउंट आएगी 33,200। अभी जो कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का मिला है वो गुडविल के कैलकुलेशन में आ सकता है जब हम गुडविल की वर्किंग नोट बनाएंगे तब, और बी लिमिटेड का जो कैपिटल प्रॉफिट मिला है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा जब हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वर्किंग नोट बनाएंगे तब। थर्ड पार्ट हमारे प्रॉब्लम का है रेवेन्यू प्रॉफिट पोस्ट, मतलब अगर पोस्ट पीरियड के लिए जनरल रिजर्व कुछ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस कुछ होगा, तो वो सब ऐड करके यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा और फिर रेवेन्यू प्रॉफिट भी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन अभी के प्रॉब्लम में ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ प्री पीरियड का उन्होंने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, इसलिए हमें सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट मिला है। ओके अभी हमें फोर्थ पार्ट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब सब्सिडरी कंपनी का जो भी कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस या फेस वैल्यू ऑफ शेयर से जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडरी कंपनी का होगा वो कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा। अभी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एस कंपनी, ये तो हमें फर्स्ट वर्किंग नोट में ही फाइंड आउट किया था। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अगर सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे पुट करना होगा। रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अगर कैपिटल प्रॉफिट होता है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी कैपिटल लॉस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल लॉस लिख के रखा है, कैपिटल लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये जो फॉर्मेट बना लिया है ये हर एक प्रॉब्लम को के लिए आपको यूजफुल होगा। कैपिटल लॉस है और इसका एडिशन कैलकुलेशन करने के बाद हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद हमें ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट की अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी साइड, जो भी अमाउंट आएगी वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर होगी। अभी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट हमने जो वर्किंग नोट बनाई थी उसमें देखो यहाँ पे रेशो आया था और यहाँ पे ये जो रेशो आने के बाद इंटू 10 जो किया है वो फेस वैल्यू गुडविल के लिए थी, अभी ये गुडविल के लिए यूजफुल है। और यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए हमें शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी मिली है 40,000, ये वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। अभी यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अमाउंट है 40,000। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट कितना आया था ये देखो, ये हमने वर्किंग नोट बनाई थी कैपिटल प्रॉफिट की 1,66,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया था। होल्डिंग कंपनी का 1,32,800 आया था, 33,200 ये सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लिख के रखा है।
कैपिटल प्रॉफिट है 33,200। उसके बाद रेवेन्यू प्रॉफिट तो नहीं आया था, कैपिटल लॉस भी नहीं है, हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आने वाला है 73,200। यहाँ पे एडलेस बराबर करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिला है 73,200। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर होगा। अभी फिफ्थ गुडविल। गुडविल मतलब यहाँ पे सब होल्डिंग कंपनी का आने वाला है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी, ये अमाउंट हमें कहाँ से मिलने वाली है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाने का। वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है, शेयर्स लिखा है, और ये अमाउंट वहाँ पे हमें फर्स्ट कॉलम में होगी। यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी, जो फर्स्ट अभी रेशो निकाला था उसमें हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए 40,000 यूज़ किया था। अभी होल्डिंग कंपनी की वहाँ पे फेस वैल्यू देख लेंगे। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, फर्स्ट हमने सेकेंड वर्किंग नोट में कैपिटल प्रॉफिट निकाला था, वहाँ पे हमने 1,32,800 निकाला था कैपिटल प्रॉफिट, वो लिख लेना है। उसके बाद कैपिटल लॉस, यहाँ पे कैपिटल लॉस नहीं है। बैलेंस इन गुडविल एज पर बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में कुछ गुडविल दिया है तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड, मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखेंगे। ये देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 3,40,000। यहाँ पे हमें लिखना है 3,40,000, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गई, कॉस्ट ऑफ शेयर्स। उसके बाद फेस वैल्यू, फर्स्ट वर्किंग नोट से हमें फेस वैल्यू माइनॉरिटी इंटरेस्ट की 40,000 मिली थी, वो तो हो गया है। अभी गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1,60,000। यहाँ पे फेस वैल्यू लिखनी है 1,60,000। उसके बाद लेस कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, कैपिटल प्रॉफिट हमें 1,66,000 मिला था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए वो ऑलरेडी यूज़ किया है हमने, तो यहाँ पे 1,32,800 ये कैपिटल प्रॉफिट है होल्डिंग कंपनी का, इसलिए यहाँ पे गुडविल लिखा है 1,32,800। अभी 340 से फेस वैल्यू ये माइनस होगी और कैपिटल प्रॉफिट भी लेस होगा। इसका कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर आता है 47,200। यहाँ पे 47,200 हमें गुडविल मिला है। पॉजिटिव आंसर आता है तो गुडविल, निगेटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व। अभी यहाँ पे गुडविल मिला है, गुडविल जाएगा एसेट साइड में, और अगर कैपिटल रिजर्व आता है तो वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। नेक्स्ट अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर अनरियलाइज प्रॉफिट मतलब स्टॉक वगैरह दिया है या उसका प्रॉफिट का शेयर रेशो परसेंटेज दिया है तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट के लिए काम आता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में अनरियलाइज प्रॉफिट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट यूज़ नहीं होगा। अभी हमने फर्स्ट प्रॉब्लम का पूरा वर्किंग देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का बैलेंस शीट कैसे बनेंगे वो देखने वाले हैं।